गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में पढ़ा था उसका एक पहले क्विक रिवीजन करते हैं और अपने न्यू चैप्टर को उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातों को पढ़ा था उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अर्नेस्ट मेयर का जो जन्म है वो 1904 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 2004 में हुई थी। मतलब इनका जो लाइफ स्पैन था वो 100 ईयर्स का था। इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। दैट मीन्स इसने जीवन के विकास या जीवों का विकास किस तरह से हुआ है उसके विषय में बहुत सारी थ्योरीज को पेश किया था और इसीलिए इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनका नाम 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में क्या है शामिल किया गया है और इन्होंने क्या किया था, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के बारे में। यही इस पूरे जो जितना पैराग्राफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ मतलब स्पीशीज़ की जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है उसको इस अर्नेस्ट मेयर सर के द्वारा प्रदान किया गया है। मेयर वॉज अवॉर्डेड ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन से सम्मानित किया गया है। वो ट्रिपल क्राउन क्या है, बेल्जन प्राइज़ जो इनको 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी जो इनको 1994 में दिया गया था और क्रैफूड प्राइज़। इसके अलावा इनके लाइफ में जो 100 नंबर है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि 100 नंबर का इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में क्यों है, क्योंकि अगर 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों की सूची बनाई जाए तो उनमें इनका नाम ज़रूर रहेगा। और सेकंड रीज़न ये है क्योंकि इनका लाइफ स्पैन ही 100 साल का था। अब हम बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं। अगर आप देखोगे तो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसी चैप्टर में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा अभी तक जितने स्पीशीज़ की खोज हुई है वो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है। 1.7 टू 1.8 मिलियन का मतलब क्या है कि 17 से 18 लाख तो जातियां मौजूद है जो अभी तक खोजी गई हैं, जिनकी संख्या अभी तक ऐसे मानी जाती है कि कम है। इससे कहीं अधिक जो जातियां हैं वो उपस्थित हैं इस पूरे संसार में और प्रत्येक जाति में लगभग हज़ारों करोड़ों की संख्या में जीव विद्यमान हैं। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल समझाना चाहूँ तो ह्यूमन, मनुष्य क्या है, मनुष्य की जो जाति है वो क्या है, सैपियंस है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमो सैपियंस है, तो उसकी जाति क्या है, सैपियंस है। एक जाति में आपने सुना होगा कि लगभग कितने, जैसे अगर इंडिया की आबादी की बात करें तो हमेशा मोदी जी बोलते रहते हैं ना 135 करोड़ की आबादी। तो 135 करोड़ के मतलब 135 करोड़ मनुष्य जो केवल एक जाति से बिलोंग करते हैं वो तो इंडिया में ही मौजूद है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो कि कितनी अलग अलग जातियां की यहाँ पे मैंने बात कही है। मतलब 17 से 18 लाख जातियों की खोज अब तक की जा चुकी है, उनका पूरा विस्तृत विवरण हमारे पास मौजूद है, लिखा भी हुआ है। और प्रत्येक जाति में जो जीवों की संख्या है वो करोड़ों से अरबों है। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है कि जीवों की इतनी विस्तृत और विशाल जो श्रृंखला है, जो इतने डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तो ये सब क्या करती हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि एक जगह पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म किस तरह से मौजूद हो सकते हैं। और ये जो जीव हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। और वो क्या क्या हैं, तो ये हैं आपका कोल्ड माउंटेन, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी
बहुत ज़्यादा ठंडे जो पहाड़ हैं वहाँ भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखने को मिल जाएंगे। डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे तो ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा व्यापकता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जीव एक फॉरेस्ट में, दैट मीन्स जंगल में पाए जाते हैं। ओशियन, समुद्र के अंदर भी जीव उपस्थित हैं। फ्रेश वाटर में भी जो जीव हैं वो उपस्थित हैं। डेजर्ट, जो रेगिस्तान होते हैं, उसमें भी ऐसे जीव पाए जाते हैं जिनको जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। और हॉट स्प्रिंग्स, मतलब गर्म जल के झरनों में भी जीव देखने को हमें मिल जाते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट and cooperation among member of a population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell, ये सब क्या करती हैं, हमें इन सब से हमें पता चलता है कि जीवन का जो अर्थ है वो वास्तव में क्या है। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है, द इकोलॉजिकल a conflict and cooperation among member of a population and among population of a community or even molecular traffic, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो जीव है वो बहुत ज़्यादा दूसरे जीवों की परस्पर निर्भरता के द्वारा, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक अकेला अस्तित्व नहीं हो सकता है। बहुत सारे क्या करते हैं जीव आपस में, चाहे ये जीव भी हो सकते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं, इनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन के बाद एक लाइफ अस्तित्व में आता है। इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, लाइफ जो इमर्ज हुआ है, मतलब लाइफ की जो उत्पत्ति हुई है वो किसी अकेले पदार्थ के द्वारा संभव नहीं है, या लाइफ की जो ये पॉसिबिलिटी है वो किसी अकेले ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे अर्थ पे केवल मनुष्य ही बचे तो क्या मनुष्य जीवित अकेले अकेले रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य को भी जीवित रहने के लिए उसकी क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उसकी निर्भरता है। इवन केवल ऑर्गेनिज्म पे ही नहीं, बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर भी हैं, जैसे सन है, वाटर है, मिनरल्स हैं, उसके ऊपर भी ह्यूमन क्या है, डिपेंडेंट है। तो इन सब के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स जिसको आप बोलते हो जैव अणु, तो जैव अणु कौन कौन से हैं? लिपिड हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। जब ये अकेले अकेले हैं, मतलब लिपिड अकेला है, प्रोटीन अकेला है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका कुछ यूज़ नहीं है, ये किसी उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। जब ये एलोन है तो ये लाइफ नहीं बना पाएंगे। बट व्हेन इंटरैक्ट, मतलब लेकिन जब इनमें क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, जब लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, सेल मेम्ब्रेन बनता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ही तो बनी होती है। जो लिपिड होता है, इस तरह से लिपिड का स्ट्रक्चर होता है, और लिपिड के पास क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और ये आपको पता है कि लिपिड की बाई लेयर होती है और लिपिड के ऊपर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। तो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये तीनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, जो कि क्या है, एक ऑर्गेनेली है। उसी तरह से अलग अलग ऑर्गेनेल्स का जो निर्माण है वो इन्हीं बायोमॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन की वजह से हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया सेल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेल से, उसी तरह से फिर आगे बनता है माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, राइबोसोम बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा, क्लोरोप्लास्ट बनेगा, और ये सब ऑर्गेनेल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेल क्या करेगा, सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने के बाद टिश्यू बनाएगा। टिश्यू के साथ इंटरैक्ट करेगा और बनाएगा ऑर्गन के साथ बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम आगे चल के पूरा बायोम का निर्माण करेगा। मतलब पहले तो ऑर्गन सिस्टम एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाएगा, और इसी तरह से ऑर्गेनिज्म मिलके, अलग अलग ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन मिलके फिर कम्युनिटी मिलके पूरे बायोम अर्थात हमारे पूरे अर्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने का क्या मकसद है, इतना सब कुछ बताने का मेरा केवल एक ही यहाँ पे है मोटो है
कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपके चारों ओर जो इतने ज़्यादा डिफरेंट टाइप के लाइफ मतलब डिफरेंट टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखने को मिलते हैं, उनका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ है। और कोई भी जीव उसका वो अकेले जीवित नहीं रह सकता है, उसको बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर पे उसको डिपेंड होना ही पड़ता है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे पास क्या आता है, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल है, जो कि ये है कि जीव तथा निर्जीव क्या है, मतलब जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग है वो क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। और दूसरा प्रश्न जो है वो दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन के उद्देश्य के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब स्कूल खुलेगा, क्योंकि ये एक दार्शनिक प्रश्न है, इसका बायोलॉजी से कुछ रिलेशन नहीं है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि एक जीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होता है, क्या विभिन्नता है, और एक सजीव में वो कौन कौन से मुख्य कैरेक्टर हैं जो केवल एक सजीव अर्थात एक लिविंग थिंग में ही पाया जाता है। तो कल का जो वीडियो होगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो आई होप आज का मेरा ये पूरा लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।